हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 16 को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसे बिहार के गया में आयोजित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था बिहार के किसानों की समस्याओं के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान केंद्रित करना। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे। इन्होंने किसानों की समस्याओं के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान केंद्रित कराने का प्रयास किए और जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रयासों का समर्थन भी किया और अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन गया में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे और यह संस्था तिलक एवं दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। 7 स्तंभ लेख जो भिन्न भिन्न स्थानों के नाम से जाने जाते हैं। तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा तथा प्रयाग, ये सभी 7 स्तंभ लेख थे। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़ तथा रामपुरवा बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया। गया के बराबर पहाड़ियों में 7 गुफाएं हैं जिसमें से 3 को अशोक ने आजीविकों को दान कर दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार में छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में छात्र परिषद का गठन किया था। राजेंद्र प्रसाद ने 1906 ईस्वी में बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। भारत में सर्वप्रथम बिहार में किसी छात्र संगठन की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का सुधारवादी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को सुधारवादी आंदोलन के जन्मदाता के साथ ही भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का अंत करने में भी राजा राम मोहन राय ने के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौन खान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। अगला प्रश्न है, संवेग कौन सी राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशि कहलाती है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि ये सभी सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है, दाब कौन सी राशि है? तो दाब एक अदिश राशि है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। और इसके उदाहरण है समय, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, ऊर्जा, दाब आदि, ये सभी अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को दिसंबर तक मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो ये केरल सरकार के द्वारा की गई है। केरल ने इंटरनेट सुविधा को नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य है। इसके तहत केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है और इस प्रोजेक्ट के तहत विद्यालयों में, अस्पतालों में और सरकारी संगठनों आदि सभी जगहों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, हिमालय का फुट हिल्स रीजन किस नाम से जाना जाता है? तो ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है और अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला है। इसे वाहा हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय का विस्तार पंजाब में पोटवार के मैदान से कोसी नदी घाटी तक स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत इस स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य काम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों की रक्षा करना है। 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, वैसी विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? तो ये गर्म मुद्रा कहलाती है। निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्त हेतु इस प्रकार की मुद्रा का एक देश से दूसरे देश में आसानी से प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है? तो ये दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है।
मेसोपोटामिया पश्चिम एशिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यता कहते हैं। हालांकि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया एक ग्रामीण सभ्यता है। अगला प्रश्न है 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी नगर विकसित करना है। तो इसमें लगभग 200 शहरी नगर को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है और इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निगम, गैर सरकारी संगठनों और अस्थायी नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित करना भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन किस पद पर कार्यरत थे। तो वो सोवियत संघ में राजदूत के पद पर थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत के पद पर कार्यरत थे और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है जहांगीर के शासनकाल में आने वाले ब्रिटिश कौन कौन थे। तो जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में, विलियम हॉकिंस 1612 ईस्वी में, पाल कैनिन एंड विलियम एडवर्ड और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आदि विदेशी राजदूत भारत आए थे, जिस कारण अंग्रेजों को कई व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है भारत के कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं। तो भारत के पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल की गई थी। तो इसमें बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली भाषा को शामिल किया गया था। हमारे मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थे, किंतु वर्तमान में 22 भाषा शामिल है। 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 15वीं भाषा सिंधी और 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोक लेखा समिति के कुल 22 सदस्यों में 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। परंपरागत रूप से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता को ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई में है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है और जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार आरबीआई के पास है। आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसी कारण इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के दौरान किन दरों का प्रयोग होता है। तो नाथुला और लिपुलेख दर्रा का प्रयोग किया जाता है। भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के समय कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए सिक्किम का नाथुला दर्रा और उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है किसके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा विधवा पुनर्विवाह कानून को पारित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सन 1859 ईस्वी में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है झेलम नदी का पुराना नाम क्या है। तो ये बित्सता झेलम नदी का पुराना नाम है। नदियों के प्राचीन नाम को देखते हैं। आस्कनी ये चिनाब नदी का पुराना नाम है और आस्कनी का आधुनिक नाम चिनाब है। परुसणी रावी नदी को कहा जाता था प्राचीन समय में। सतुद्री ये सतलज नदी का नाम है। सदा नीरा गंडक नदी का नाम है। गोमती गोमल नदी का नाम है। बिपाशा ब्यास नदी का नाम है और कुंभा ये काबुल नदी का नाम है। अगला प्रश्न है भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था। तो भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और कागज का प्रयोग चीन में 7वीं शताब्दी से ही कागज का प्रयोग हो रहा था और चीन से ही भारत में भी ये कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। तो ये अकबर के दरबार में ही यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हो गया था। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। वहाँ का शासक अजातशत्रु था और ये हर्यक वंश का था और इसकी अध्यक्षता प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।